गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सीयूटी की आज की जो क्लास है उसमें हम लोग स्टैक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही साथ जो अभी हमने आपको एग्जाम पेपर्स में सीयूटी के क्वेश्चंस दिए हैं आज वो भी क्वेश्चंस करेंगे। तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके मॉक में हैं। तो आई थिंक कि आपने क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे। मैंने आपको बोला भी था कि जो आपके मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस आए हैं और जो मैंने कल तक पढ़ाया था स्टैक में एटलीस्ट उतना आपसे बनना चाहिए और आई थिंक बन भी गया होगा क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ा है स्टैक उनसे क्वेश्चंस हो गए होंगे। ठीक है, तो ये सारी जो थ्योरेटिकल पार्ट था हमने वो कंप्लीट कर लिया था और वो हमने आपसे डिस्कस भी कर लिया था। तो आज हम सीधे क्वेश्चंस पर मूव करेंगे। ये सारी चीजें तो आपने पढ़ ही ली हैं कि स्टैक के ऑपरेशंस क्या थे, लाइक काउंट है, चेंज है, डिस्प्ले है, ये सारी चीजें पढ़ ली थी। इसके अलावा पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन एंड देन हमने एप्लीकेशन ऑफ स्टैक में पैरेंथेसिस बैलेंस करना सीखा था। इसके अलावा हमने स्ट्रिंग का रिवर्सल देखा था, अंडो रीडो ऑपरेशन देखा था, रिकर्जन देखा था, डेप्थ फर्स्ट सर्च देखा था, बैक ट्रैकिंग देखा था कि सबसे बड़ा एप्लीकेशन है। इसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट भी है। स्टैक एरिया में हम लोग उसको देखते हैं। मैंने दो चीजें बताई थी जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बता रहा था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने दो बातें बताई थी कि एक तो होती है स्टैक मेमोरी और दूसरी होती है हीप मेमोरी। हीप मेमोरी में हम उसको रखते हैं जो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर होता है और स्टैक में मैंने आपको बताया था जो लोकल आपके वेरिएबल्स होते हैं उनकी फंक्शन कॉलिंग्स वगैरह वो सारे पैरेंथेसिस होते हैं जो हम रखते हैं स्टैक में। इसके बाद हमने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इवैल्यूएशन ऑफ द अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। लाइक उसमें हमने तीन तरह के नोटेशन सीखे थे। एक इनफिक्स नोटेशन जो हम लोग डेली यूज करते हैं, नॉर्मली यूज करते हैं एज अ, और इसके अलावा दो एक्सप्रेशन और मैंने आपको बताए थे, एक तो पॉलिश और दूसरा रिवर्स पॉलिश। जो कि मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जब हम कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को कंप्यूटर में सॉल्व करते हैं तो इनफिक्स ऑपरेशन में उसके लिए काफी डिफिकल्टी होती है। तो उसको क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर क्या करता है उसको प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स यानी पॉलिश या रिवर्स पॉलिश नोटेशन में चेंज करता है और देन इसके बाद में इवैल्यूएशन होता है। क्योंकि हम अपनी भाषा में समझ सकते हैं बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता है इन कंप्यूटर्स। ठीक है, इसके बाद हमने आपको ये सारी चीजें बताई थी। इसके अलावा मैंने आपको ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस बताया था, उसका एसोसिएटिविटी बताया था कि किस तरह से हम उसको यूज करते हैं, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। और उसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, तो सबसे पहले होती है एक्सपोनेंशियल की। लाइक पावर फंक्शन की बात करें, लाइक इस तरह से अगर कोई एक्सपोनेंशियल एक्स पावर वाई है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन, राइट। इसके बाद पार्सिंग एक्सप्रेशन की चीज बताई थी मैंने आपको, कुछ कन्वर्जन बताए थे और एक क्वेश्चन भी आपके साथ में डिस्कस किया था कि किस तरह से ये हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को स्टैक के द्वारा इवैल्यूएट करते हैं और उसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो आज हम जानेंगे स्टैक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आप लोग पेन पेपर ले लीजिएगा। अभी तक मैंने जो भी आपको पढ़ाया था उसका थ्योरी नोट आपको सीयूईटी क्लास 10 के नाम से मिला होगा, लेकिन आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो इसके आपको क्वेश्चंस नोट्स में नहीं मिलेंगे। ये आपको नोट भी करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन अब आपके साथ में 1 to 1 डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग रिकर्सन। चलिए सॉल्व करिए और मुझे इसका आंसर बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। यस, मैंने आपको बताया था कि रिकर्सन हम किसके द्वारा यूज करते हैं, तो स्टैक के द्वारा यूज करते हैं। अभी अभी जो हमने थ्योरी नोट्स पढ़े, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक पढ़ा, उसमें हमने ये जान लिया कि कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो स्टैक के द्वारा हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ गया कि विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग द रिकर्सन। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं और उसी का देखो ये आंसर है
ये यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, ठीक है, सॉरी ये गलत टाइप हो गया है, तो ये सी होगा, तो आंसर ए होगा। ठीक, चलिए मूव करें आगे क्वेश्चन पर। द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड to check whether an expression contains a balanced parenthesis is। तो क्वेश्चन ये है कि कौन से डेटा स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं जब बैलेंस करते हैं पैरेंथेसिस को। तो मैंने सबसे पहले आपको शुरुआत में ही पहला एप्लीकेशन समझाया था स्टैक का, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, स्टैक बैलेंस पैरेंथेसिस। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, जितनी कहानी भी आपको पढ़ाई है ऑब्वियसली बात है बहुत इजी है, इसको आप देख लीजिएगा, ये एक्सप्लेनेशन है। द स्टैक इज अ सिंपल डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स आर एडेड and removed based on the LIFO principle. Open parenthesis is pushed into the stack and a closed parenthesis pops out elements till the top element of the stack is its corresponding open parenthesis. So if the stack is empty, parenthesis is balanced, otherwise it is unbalanced। देखिए यही मैंने आपको कल बताया था। तो इस क्वेश्चन का जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है वो ये है, अगर आपको लगता है कि आप नोट करना चाहते हैं तो कर लें, बाकी काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जो स्टैक का नहीं है। रिपीट क्वेश्चन है ये नहीं। नो, इसका आंसर होगा डेटा ट्रांसफर बिटवीन टू एसिंक्रोनस प्रोसेस। जब हम डेटा ट्रांसफर करते हैं दो एसिंक्रोनस प्रोसेस, इसका मतलब ये होता है कि दोनों ही प्रोसेस इंडिपेंडेंट इवेंट होती हैं, जिसमें क्लॉक सिंक्रोनाइज नहीं होता है, यानी कि अलग अलग हैं दोनों ही प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेसेस होती हैं सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर को हम स्टैक के द्वारा हैंडल नहीं करते हैं, इसको क्यू के द्वारा हम हैंडल करते हैं। कंपाइलर सिंटेक्स एनालाइजर हम जो कि स्टैक के द्वारा हैंडल करते हैं, ट्रैक ऑफ द लोकल वेरिएबल एट द रन टाइम स्टैक के द्वारा हैंडल करते हैं, पैरेंथेसिस बैलेंसिंग द प्रोग्राम इसको भी स्टैक के द्वारा करते हैं। सिर्फ ऑप्शन ए जो है एप्लीकेशन नहीं है स्टैक का। ओके, देखिए ठीक है, मैंने बता भी दिया है। देखिए डेटा ट्रांसफर बिटवीन द टू एसिंक्रोनस प्रोसेस यूजेस द क्यू डेटा स्ट्रक्चर फॉर द सिंक्रोनाइजेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन अभी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे आफ्टर द प्रोसेस शेड्यूलिंग, तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन। और सिंक्रोनाइजेशन क्या है, दो तरीके होता है, एक तो एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। सिंक्रोनस में जब दो कोऑपरेटिंग प्रोसेस होती हैं उसमें हम सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर करते हैं, जिसमें क्लॉक को हम यूज करते हैं, क्लॉक पल्स को यूज करते हैं।
जबकि एसिंक्रोनस में कोई क्लॉक पल्स नहीं होता है, इसलिए हम उसको एसिंक्रोनस बोलते हैं। और एसिंक्रोनस को भी हम अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं, एक स्ट्रोब मेथड होता है और एक हैंड शेकिंग मेथड होता है, बट इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी इस बात को समझने की। सिंपल सी भाषा हम समझें कि एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर हम क्यों के लिए यूज करेंगे, बिकॉज दो इंडिपेंडेंट प्रोसेस हो गई, उसके बीच में डेटा का हम कर रहे हैं ट्रांसफर। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। Which data structure is needed to convert in fixed notation to postfix notation? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन का कितना इजी है। अभी हालांकि हमने अभी अभी स्टैक पढ़ा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि अभी अभी हमने स्टैक पढ़ा है, इसलिए हमारे पास जितने भी ये ऑप्शंस हैं सबसे पहले क्लिक करेगा कि हम स्टैक को टिक करें। बट जब आपके साथ में जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो एग्जाम में बहुत अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टैक क्या है, स्टैक के एप्लीकेशंस क्या हैं, स्टैक का इंप्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ होता है। इसलिए ये बात अभी हमें जाननी है, बट हमने इसके साथ में इसलिए क्वेश्चंस लगाए ताकि आप क्लिक कर पाए और इमेजिनेशन कर पाए, उसको रिलेट कर पाए कि स्टैक है क्या एग्जैक्टली। ओके, so now which data structure is needed to convert in fixed notation to postfix notation, that is stack। ठीक है, और in fixed notation आपको पता है, we know this notation is in fixed notation, and plus ab, this notation is polished notation, or ab plus this notation is reverse polished notation। okay, clear? Now move to next question, and this is the explanation of this question. So which data structure is needed to convert in fixed notation to postfix notation? Okay, now the stack data structure is used to convert in fixed expression to postfix expression. The purpose of stack is to reverse the order of the operators in the expression. It also serves as a storage structure, as no operator can be printed until both of its operands have appeared. Okay, so next, process of inserting an element in a stack is called, process of inserting an element is in stack is called, क्या कहेंगे आप किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए स्टैक में? बहुत इजी है, यस, ऑप्शन बी, लाइक पुश, पुश ऑपरेशन फॉर इंसर्टिंग, एंड पॉप ऑपरेशन इज डिलीशन या रिमूव एन एलिमेंट। ओके, क्रिएट और इवैल्यूएशन कुछ नहीं होता है, इसलिए ध्यान दें कि ए और सी आपके लिए फालतू हैं। बी और डी पुश और पॉप ऑपरेशन के लिए होते हैं। पुश मतलब एलिमेंट को इंसर्ट करना, पॉप मतलब एलिमेंट को डिलीट करना। ओके, ये उसका एक्सप्लेनेशन है, एक बार देख लीजिएगा। ओके, push operation allows user to insert element in the stack if the stack is filled completely, and trying to perform the push operation stack, so overflow can happen। ये मैंने आपको पहली बात बताई थी, जब स्टैक में हम पुश ऑपरेशन आपको समझा रहे थे, उस दौरान मैंने आपको ये बात बहुत अच्छे से बताई थी कि क्या है पॉप का मतलब, रिमूव करना, एलिमेंट को डिलीट करना। हमारे पास में कोई एक स्टैक है लाइक दिस, सपोज ये हमारे पास में एक स्टैक है, और स्टैक में जैसे हमने लिखा पुश 1, मैंने पुश कर दिया 1, पुश 2, मैंने यहां पर 2 एंटर कर दिया। लाइक सपोज दैट दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक, and these operation
is push. And if you removing any element in a stack, this operation is called pop. That is meaning of the removing. Okay. Next question. Process of removing an element from stack is called. अभी हमने बताया कि उस प्रोसेस को क्या कहेंगे जब किसी एलिमेंट को हम करेंगे रिमूव स्टैक से, तो पॉप कहेंगे. बिल्कुल ठीक है. ऑप्शन डी, elements in the stack are removed using pop operation. Pop operation removes the topmost element in the stack, last entered element, जिसको आप लीफो बोलते हैं, उसी का मतलब है लीफो. लीफो का मतलब यही है कि लास्ट में जो एंटर हुआ है, क्या हुआ है? लास्ट इन फर्स्ट आउट. कभी भी नहीं भूलेंगे, जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले बाहर होगा. लाइक सबसे लास्ट में आया है 3, तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट बाहर होगा? 3. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. In a stack, if a user tries to remove an element from an empty stack, it is called. In a stack, if a user tries to remove an element from an empty stack, it is called. वो क्या होगा जब यूजर ट्राई करेगा उस एलिमेंट को रिमूव करने के लिए जबकि हमारा स्टैक खाली है? तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल सी बात बताई थी कि अगर आपके पास में कोई कंटेनर है जिसमें कुछ भी नहीं है, खाली है, अब उसमें से मैं आपसे कहूं कि इसमें से पानी बाहर करिए, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? दिस कंडीशन इज सोज अंडर फ्लो. ठीक, क्लियर? वो वही कंडीशन है. नो, गार्बेज कलेक्टर नहीं होगा. गार्बेज कलेक्टर का मतलब अलग हो गया. गार्बेज का मतलब हो गया कचरा पड़ा होना. मैंने आपसे क्या कहा? आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में कुछ भी नहीं है और मैं आपसे कहूं कि भाई इसमें से पानी निकालो 1 गिलास, तो पॉसिबल है? अगर आपके पास में खाली कंटेनर है और उसमें से मैं कहूं कि 1 गिलास पानी निकालें या 10 ग्राम पानी निकालें, तो क्या पॉसिबल है? नहीं है. जिसमें कुछ है ही नहीं उसमें से क्या निकालोगे? तो एम्प्टी स्टैक में से कोई एलिमेंट को निकालने की कोशिश करोगे तो उसको क्या बोला जाएगा? अंडरफ्लो भाई. और अगर पूरा कंटेनर भरा है और उसमें आपसे कहूं कि 1 गिलास पानी उसमें ऐड कर दें, नॉट पॉसिबल, बिकॉज दिस कंडीशन इज शोन एज ओवरफ्लो. तो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का मतलब भी यही है. इसलिए गार्बेज कलेक्शन का मतलब यह है कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वो होगा. लाइक दिस, सपोज दैट कि कोई भी वैल्यू पड़ी. गार्बेज का मतलब कचरा. जैसे अगर मैं कहूं इस कंटेनर में मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है और उसमें कुछ कचरा है, तो आप बोलते हो कि ये कचरा है. सो दैट इज अ गार्बेज. मतलब आप सोच रहे हो कि अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट उसमें है. समझ में आ रही बात? वो है गार्बेज. एम्प्टी कलेक्शन कुछ नहीं होता. गार्बेज कलेक्शन कुछ नहीं होता. अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो, दीज आर 2 ऑपरेशन. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये पूरा आपका उसका एक्सप्लेनेशन है. Underflow occurs when the user performs a pop operation. अरे गार्बेज कलेक्शन का मतलब ये है कि जो कचरा है वो इकट्ठा हो गया एक जगह, उसी को बोलोगे आप गार्बेज कलेक्शन. अब कुछ लोगों ने अगर जावा पढ़ी होगी तो वो समझ पाएंगे कि गार्बेज कलेक्शन का मतलब क्या है. जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है उनको नहीं आएगा समझ में. ठीक है.
जैसे जावा में गार्बेज कलेक्टर होता है, वो गार्बेज हटा देता है। समझ में आ रही बात? मेमोरी में अनएक्सपेक्टेड चीजें होना। देखिए, गार्बेज कलेक्शन इज यूज टू रिकवर द मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट्स देयर आर नो लॉन्गर यूज्ड। अब ऐसे समझिए कि एक मेमोरी हमने किसी वेरिएबल को दे दी। थोड़ी देर के लिए आप इमेजिनेशन करिए, थोड़ा इन टर्म्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम बात करें, तो आप क्या करते हो कि एक मेमोरी आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को दे दी, उस ऑब्जेक्ट को हमने रिलीज कर दिया। जब हमने उस ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया, तो कई बार ऐसा होता है कि फिर भी उस ऑब्जेक्ट को या उस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेटेड होती है। ठीक है। जावा में गार्बेज कलेक्टर होता है जो क्या करता है, जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट रिलीज होता है, वो ऑटोमेटिकली आपका जो गार्बेज होता है, जो भी मेमोरी है, वो रिलीज कर देता है, मेमोरी को खाली कर देता है। बात समझ में आ गई? उसी को बोलते हैं गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब गार्बेज कलेक्टर का काम यही होता है। गार्बेज वैल्यू होती है, जैसे आपने कोई वेरिएबल है उसको इंस्टेंशिएट नहीं किया, तो उसमें अनएक्सपेक्टेड पहले से कोई एक वैल्यू होगी, लाइक सपोज दैट प्लस एस्ट्रिक ए बी सी माइनस, ठीक है, डॉलर एट द रेट, कुछ भी पड़ा हुआ है, ई एफ सी डी ई 5 डॉलर। अब अगर ये कोई वैल्यू है किसी भी वेरिएबल में पहले से ही पड़ी हुई है, तो इसको क्या कहोगे आप? इसको कुछ आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि है ये क्या? इसे ही बोलोगे आप गार्बेज। इसलिए क्या करना पड़ता है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको इंस्टेंशिएट करना पड़ता है वेरिएबल को, इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है उसको। बात समझ में आ रही? अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अलग अलग तरीके हैं, इसलिए अभी इस पर ज्यादा ना उलझे, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टर्मोलॉजी है। ठीक है, अभी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, गार्बेज वैल्यू कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है। ऐसे ही गार्बेज कलेक्शन होता है कि क्या करता है कि मेमोरी आपने ऑक्यूपाइड कर दी थी, मान लीजिए आपने 4 बाइट ऑक्यूपाइड की थी। ठीक है, आपने मेमोरी रिलीज कर दी। मेमोरी रिलीज कब मतलब आपने वेरिएबल को काम खत्म हो गया, लेकिन उसमें उसने अभी भी ऑक्यूपाई कर रखी है उस मेमोरी को, जिसको कौन रिलीज कर रहा है? गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, बात समझ में आ रही? सी प्लस प्लस में आप क्या करते हो? कंस्ट्रक्टर से मेमोरी को बनाते हो, मतलब एक तरीके से कंस्ट्रक्टर का काम क्या है कि मेमोरी को एग्जिस्टेंस में लेके आना, और डिस्ट्रक्टर का काम क्या है? मेमोरी को रिलीज करना। सी में कोई ऐसा ऑब्जेक्शन, सी में कोई इस तरह की चीज ही नहीं है कि आप मेमोरी बनाओ डिलीट करो। समझ में आ रही बात? उसमें कहां पर आता है, जब हम स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ते हैं तो हम फ्री फ्री वेरिएबल होता है ना, फ्री फंक्शन होता है उसके द्वारा करते हैं, एग्जिट फंक्शन होता है उसके द्वारा करते हैं। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से होता है। समझ में आ रही बात? जावा में कोई डिस्ट्रक्टर नहीं होता है, जावा में कंस्ट्रक्टर होता है बट डिस्ट्रक्टर नहीं होता। जावा में होता है गार्बेज कलेक्टर। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी अपनी खूबियां हैं, इस पर हम ज्यादा विचार ना करें, नहीं तो हम गलत डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। हम पढ़ रहे हैं अभी डेटा स्ट्रक्चर। गार्बेज कलेक्शन मैंने आपको बता दिया कि कोई एक वेरिएबल कोई अनऑक्युपाइड मेमोरी को होल्ड किया करके बैठा है, जिसका कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं है उस समय मेमोरी में, उसका कोई यूज भी नहीं है, वो रिलीज कर चुके हैं और फिर भी वो मेमोरी ऑक्यूपाइड किए हुए बैठा है, या उसमें कोई वैल्यू पड़ी हुई है अनएक्सपेक्टेड, जिसको आप बोलोगे गार्बेज वैल्यू। बात खत्म। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Pushing an element into the stack already having the 5 element and a stack size of 5, then stack becomes। बिल्कुल सही बात है, जावा में गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिक होता है। मैंने कब कहा कि गार्बेज कलेक्टर आता है? ऑटोमेटिक होता है, आपको कोई डिस्ट्रक्टर नहीं बनाना होता है। अभी इस बात को हम खत्म कर सके, फिर भी आप बता रहे हो, मत बताइए। समझ गए, आपको आता है। ठीक है, तो यहां पर क्या कंडीशन फ्लो शो होगी? ओवरफ्लो। इसका मतलब यह है कि कोई भी स्टैक में 5 एलिमेंट पड़े हुए हैं, मान लेते हैं कि ए बी सी डी, और
ई, इसका साइज है 0 1 2 3 4, इसका साइज कितना है, इसका मैक्स साइज कितना है 5। अब अगर हम इसमें कोई भी नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, इसका मतलब यह है कि ये पूरा कंटेनर भरा हुआ है। अब अगर हम इसमें कोई भी एक एलिमेंट फुल करेंगे, कोई भी एक एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, सो ये ओवरफ्लो कंडीशन शो करेगा, ये ओवरफ्लो हो जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, the stack is filled with the 5 element and pushing one more element causes a stack overflow. This result is overwriting memory code and loss of unsaved work on the computer. Okay, चलो next question. Entries in a stack are ordered. So what is the meaning of this statement? आपको बताना है कि हम जो स्टैक में एंट्रीज करते हैं एक ऑर्डर में करते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? बताइए जल्दी से इसका आंसर, फटाफट बताइए। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बहुत बेसिक्स हैं, लेकिन इसी तरह के कई बार क्वेश्चन पूछ लें तो आपसे कोई भी इस तरह का क्वेश्चन मिस ना हो, इसलिए सारे क्वेश्चंस आपको आइडिया दे रहा हूं कि किस तरह से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहे हैं। देखिए इसका आंसर डी सही होगा। उसने कहा है स्टैक आर ऑर्डर्ड। ऑर्डर का मतलब एक के बाद एक एंट्री किस में होती है, स्टैक में होती है। सीक्वेंशियल एंट्री बोला जाएगा, दैट इज 1 बाई 1। जैसे मैंने कहा 1 एंटर करो, 2 एंटर करो, 3 एंटर करो, 4 एंटर करो, तो ये सारी जो एंट्री है वो किस ऑर्डर में हो रही, एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो रही है, ठीक है। भले ही हम एलिमेंट्स के नंबर्स कुछ भी दे दें, सपोज दैट कि मैंने ये एलिमेंट अभी पुश किए, मान लेते हैं कि 50 पुश किया, 40 पुश किया, 20, सपोज दैट कि मैंने 10 पुश किया एंड देन 50 पुश 60 पुश किया, सपोज दैट। तो इसका मतलब ये है कि जो भी एंट्रीज हमने की है वो 1 बाई 1 की हैं, ठीक है। इसका आंसर सॉर्टेबल नहीं होगा, ध्यान रखें, ना ही सी होगा। कुछ लोगों ने दिए हैं आंसर्स। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, इफ द एलिमेंट्स ए बी सी एंड डी आर प्लेस्ड इन अ स्टैक एंड आर डिटेक्टेड वन एट अ टाइम, सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिमूवल? बताइए जल्दी से। आपसे कहा गया है कि ए बी सी डी अगर प्लेस किया गया है तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। रिमूवल कैसे होगा? डी सी बी ए, डी सी बी ए, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक। चलो, नहीं सॉर्ट नहीं कर सकते बेटा, आप ध्यान रखें।
सॉर्ट पहले से नहीं कर सकते, बाद में आप सॉर्टिंग की टेक्निक लगा सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ाएं। इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू बताना है, एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आपको दिया गया है। क्या बैक करना है? लो बैक कर दिया। क्या है इसमें? हो गया? चलिए, इसका आंसर कई लोग -18 दे रहे हैं, तो बिल्कुल सही है, आंसर दे रहे हैं। देखिए आप समझिए, पहले ये लिखा है 6324 प्लस माइनस एस्ट्रिक। तो देखो पहली चीज कि 24 के पास में प्लस है, तो 2 + 4 होगा, फिर माइनस है ना, माइनस है, तो यहां माइनस लगा दीजिएगा, और किसके साथ माइनस होगा? 3 के साथ होगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई ऑपरेशन होगा जो 6 के साथ में होगा। तो जरा आप इसको सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा 6 * 3 - 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 - -3, जो कि कितना हो जाएगा? -18। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कल मैंने आपको बताए भी थे इसी तरह से। चलो तो आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पोस्ट फिक्स। ये सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर भी -18 होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डेटा स्ट्रक्चर वुड यू मोस्टली लाइक सी इन द नॉन रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ रिकर्सिव एल्गोरिथम। आई थिंक ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत दिक्कत की बात ही नहीं है, वी स्टैक का आंसर होगा। तो अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें स्टैक 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 ही होगा, ऑब्वियसली बात है। इसका हम एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट ओपन कर देते हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। एक बार आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं अगर आपको लग रहा है तो। बाकी हम मूव करेंगे। ओके, मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements about stack data structure is या are not correct। बताइए, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी बताना है। अब क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छे हैं, आपको पूरी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज के लिए मैंने आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें बताई हैं, तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। देखिए कुछ लोगों ने आंसर गलत भी दिया है, और कुछ लोगों का आंसर सही भी है। जल्दबाजी में आप कुछ भी पढ़ के आंसर दे देते हैं, ये आदत सही नहीं है। उसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इज आर नॉट करेक्ट। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपको नॉट नहीं दिखता है।
और जब भी ऐसा करेंगे आपका सवाल गलत होने के चांस हैं, 100% सही ये बात होती है। क्वेश्चन जो कह रहा है उसका अपोजिट पूछ रहा है आपसे, तो आपको ध्यान रखना है, अपना कंसंट्रेशन बना के रखना है कि करेक्ट पूछा है या नॉट करेक्ट पूछा है। टॉप ऑफ द स्टैक ऑलवेज कंटेन द न्यू नोड, बिल्कुल सही बात बोली है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। स्टैक इज द फीफो डेटा स्ट्रक्चर, ये बात बिल्कुल गलत बोली गई है, क्योंकि हमें ये बात पता है स्टैक लीफो काम करता है, लीफो पे काम करता है, नॉट फीफो। फीफो पे क्यों काम करता है? तो अब बाकी के ऑपरेशन देखने की, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी null link is present in the last node at the bottom of the stack, बिल्कुल ठीक बात। लिंक लिस्ट आर यूज्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन स्टैक, बिल्कुल सही बात है। तो ये सारी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं, एक्सेप्ट ऑप्शन बी, बिकॉज ऑप्शन बी सेज FIFO data structure, not wrong. Stack is LIFO data structure, this is correct, but in this question option B is correct. Okay, next question का आंसर है the prefix form of a minus b divided by c asterisk d power of e is। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना, जल्दी बताइए। मैंने आपको इस तरह के कई सारे क्वेश्चन कराए थे कल भी। चलिए देखते हैं जरा इस क्वेश्चन का आंसर। कई लोग अलग अलग आंसर्स दे रहे हैं, तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कह क्या रहा है। a माइनस बी डिवाइडेड बाय सी एस्ट्रिक डी पावर ऑफ ई। मैंने आपको बहुत सिंपल तरीका बताया था कि इन एक्सप्रेशन को कैसे इवैल्यूएट करना। देखिए सबसे पहले ऑपरेटर प्रेसिडेंस आप देखिए, तो यहां पर ये वाला हाईएस्ट यानी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी इसकी, और इसके बाद आप इस मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके बाद आप देखो ये पैरेंथेसिस हो गया, यानी ये वाला सॉल्व होगा, फिर आपका मल्टीप्लायर सॉल्व होगा, और सबसे लास्ट में माइनस साइन होगा। देखो माइनस सभी में दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व ऐसे करेंगे, इसको मान लेते हैं x और y, तो ये क्या हो गया डी ई, और ये हो गया पावर। प्रीफिक्स लिखना है। फिर क्या करेंगे? प्रीफिक्स करने के बाद में किसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है? तो बेटा c के साथ में हो रहा है मल्टीप्लाई। बोलो हो रहा है नहीं हो रहा है? और ये पूरा, अगर मैं इसको ऐसा मान लूं ये पूरा x है, तो b डिवाइडेड बाई x का मतलब क्या हो गया कि b लिख दो यहां पर, और देखो ये पूरा x लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो यहां पर लगा दो डिवाइड, और किसके साथ ये माइनस हो रहा है? तो ये हो गया a माइनस वाई, इस पूरे को बाई मान लें, तो ये हो गया a माइनस बाई को क्या होगा? a y माइनस, तो y तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो क्या लिख दूं? a लिख दूं, और क्या कर दूं? माइनस कर दूं, सिंपल हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है बेटा? ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है। देखो आया समझ में कि नहीं आया? अभी आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, तो बिल्कुल कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा।
दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। बिल्कुल सॉल्व करने का जो तरीका है एक बहुत सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और हम मूव करेंगे। विच डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप सीधा देख के ही इसका एक आंसर लगाएं और आगे बढ़ जाएं। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following data structure can be used for the parenthesis matching? अभी अभी हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है। आई थिंक इसका आंसर डी होना चाहिए, और ये तो आप सभी लोगों को पता ही है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं और क्वेश्चंस को करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्टिमल डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू सॉल्व टावर ऑफ हैनोई इज। टावर ऑफ हैनोई जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किया होगा या डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, वो लोग जानते होंगे कि टावर ऑफ हैनोई होता क्या है। यहाँ पर डिस्क को हम लोग बैलेंस करते हैं, अलग अलग साइज की डिस्क होती हैं, उनको हम सोर्स टू डेस्टिनेशन मैनेज करते हैं। तो उसमें कौन से डेटा स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं बेसिकली? यस, स्टैक को, स्टैक के द्वारा ही हम करते हैं बेसिकली। होता ये है आपका, इस तरीके से होता है। ये होता है आपका एक तरीके से, जहां पर अलग अलग ऑर्डर की डिस्क होती हैं, ठीक है। और आपके पास में एक होता है टेम्परेरी टावर, इसकी मदद से आप डिस्क को यहां पर रखते हो और किस ऑर्डर में आपके पास में आ जाती हैं, इस ऑर्डर में आ जाती हैं बेसिकली। तो वो आप सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये सोर्स है ये डेस्टिनेशन है, इसका यूज करते हो टेम्परेरी के लिए, ठीक है। चलो तो आगे बढ़े। टावर ऑफ हैनोई देखो इसी तरह से दिखता है, ये अलग अलग, और ये आपको एक तरीके से टेम्परेरी दिखता है और ये दिखता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पोस्ट फिक्स फॉर्म क्या होगी इस क्वेश्चन में, जल्दी बताइए। आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार आप बता दें। डेटा स्ट्रक्चर इतना लोगों को टफ लगता है, पर मुझे लगता है कि आपको समझ आ रहा होगा। आप लोग, मजा तो आ रहा है आप लोगों को, एंजॉय तो कर रहे हैं आप। अभी हम इतनी बार इन क्वेश्चंस को करेंगे, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। बाकी आपको सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे एक बार बता दें, क्योंकि देखिए कई लोग घबराते हैं डेटा स्ट्रक्चर जैसे सब्जेक्ट से। तो क्वेश्चन ये है ए एस्ट्रिक बी प्लस सी वाई डी। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको पोस्ट फिक्स बताना है। आप इसको ऐसे एज्यूम कर लें, तो ये देखिए दोनों का प्रेसिडेंस क्या है, सेम है, तो हम लेफ्ट टू राइट ही इसको एवेल्युएट करेंगे। और जब लेफ्ट टू राइट करेंगे, इसका पूछ रहा है पोस्ट फिक्स, तो देखो ए बी एस्ट्रिक हो जाएगा और सी डी डिवाइड हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में प्लस ऑपरेशन है। अब आप इसको ऐसे थोड़ा ऐसे एज्यूम करेंगे ना बेटा, ये लिखा है x और ये लिखा है y, ठीक है। अभी तो आपने इसको तो कर लिया होगा, तो अब इस पूरे को मान लेते हैं x और इस पूरे को मान लेते हैं y। x प्लस वाई करना है तो इसका मतलब x और y लिख दिया और प्लस कर दिया, ये हो गया पोस्ट फिक्स। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे प्रीफिक्स पूछ लिया जाता तो क्या करते?
प्रीफिक्स पूछ लें इसी क्वेश्चन में तो क्या होगा, देखिए समझिए बात को। ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा ए बी एस्ट्रिक, और ये क्या हो जाएगा डिवाइड सी डी। इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, तो ये प्रीफिक्स हो गया। ठीक, चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर अब बताएं आप लोग। विच डेटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स नोटेशन। आई थिंक इस क्वेश्चन में स्टैक ही होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जल्दी से करते हैं अगला क्वेश्चन। बिल्कुल सही बात है, जो टॉपिक आता है उसमें मजा तो आता है, बट कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग पढ़ते तो हैं बट सही तरीके से समझ में नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट वीक रह जाते हैं, जिसके कारण हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी बताइए, अब थोड़ा सा स्पीड करते हैं। देखिए अगर हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, P प्लस क्यू, और यहाँ पे देखो ब्रैकेट है R एस्ट्रिक T, तो सीधी सी बात है, इसका क्या बताना है, प्रीफिक्स बताना है। तो ये हो गया पी क्यू प्लस, और ये क्या हो जाएगा एस्ट्रिक आर टी और माइनस। तो क्या आंसर आएगा, माइनस प्लस पी क्यू एस्ट्रिक आर टी, ऑप्शन सी। देखिए अगर आप लोगों का आंसर आ रहा है तो बताएं। बिल्कुल सही बात है, सी कई लोगों ने आंसर दिया है, वेरी गुड। और अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग ऑपरेशन, बताइए। यस, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, तो बेटा इसका आंसर होगा ए। क्यों ए होगा, देखिए समझिए बात को, कि ये बोल रहा है कि टॉप फंक्शन है, टॉप फंक्शन में पुश ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें पुश किस में कर रहे हैं, स्टैक एस। एस एक वेरिएबल है जिसमें हम क्या एंटर कर रहे हैं, एक्स को, तो लास्ट एंट्री हमारी कौन सी होगी, एक्स की, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स। बाकी कोई भी आंसर इसका नहीं होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर फॉर रिवर्सिंग अ वर्ड। ऑब्वियसली बात है स्टैक, अभी अभी हमने बात की थी, रिवर्स वर्ड को करें या स्ट्रिंग को करें, एक ही बात है। ठीक है, चलो अब जो है आपके ये जो क्वेश्चन है वो तो हो गए एंड। अब मैंने सीयूईटी के वो क्वेश्चंस लिए हैं जो अभी तक आपने मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस देखे होंगे, जो हो सकता है कि शुरुआत में आपसे ना बने हों पर आज आपको बन जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन है, किसी भी मॉक में आया हुआ, आई डोंट नो कि किस मॉक का ये कौन सा क्वेश्चन है,
When the user tries to delete the elements from the empty stack, then the condition is said to be है। देखिए मैंने अभी वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में भी कराया था और आपको ये पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है। देखिए क्या आंसर होगा, तो अंडरफ्लो इसका आंसर है। यस बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनफिक्स एक्सप्रेशन, इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन इनफिक्स एक्सप्रेशन है। इतना पढ़ा दिया है मैंने, अब आपको जल्दी से बताइए कि इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन इनफिक्स एक्सप्रेशन है। यस ऑब्वियसली बात है, जितने भी एक्सप्रेशन दिए गए हैं इनमें से कोई सा भी इनफिक्स नहीं है, ऑप्शन ए को छोड़ करके, ए प्लस बी एस्ट्रिक्स सी, ये हमारा इनफिक्स है। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए प्रीफिक्स क्या है, तो देखिए बी सी का एस्ट्रिक, ए का साथ में प्लस, ये हो गया प्रीफिक्स। क्या हो गया, प्रीफिक्स। और पोस्टफिक्स क्या हो जाएगा, पोस्टफिक्स ये हो जाएगा ए, देखिए बीसी को करेंगे एस्ट्रिक, है ना, और ए को लिख देंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। समझ आया, एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको में से किसी को नोट भी करना है तो देख लें। अभी देखिए अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ ए प्लस बी एस्ट्रिक सी, अभी अभी हमने बताया अभी आपको, जल्दी इसका आंसर बताएं। यस जल्दी से आंसर बताएं इसका। देखिए गलत होने लग गया, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे तो गलत करने लग जाएंगे। अब भी हाल ही एक क्वेश्चन सॉल्व किया है प्रीवियस स्लाइड में ही, इसका आंसर ऑब्वियसली बात है बेटा डी ही होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, प्रीफिक्स करना है तो बीसी के पीछे एस्टेक आ जाएगा और ए के पीछे प्लस आ जाएगा, बात खत्म। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, ये थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन है, अब आप देख रहे होंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए कई लोगों ने अभी आंसर डी दिया है, किसी ने ए भी दिया है, और भी निकालिए जरा आंसर्स। अच्छा सी भी आ गया, किसी का बी नहीं आ रहा है, बी भी तो हो सकता है किसी का। अच्छा ओके, मतलब मैक्सिमम लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोगों का रुझान ए पर है और कुछ और लोग हैं जिनका रुझान डी पर गया है। अब देखते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया तो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस क्वेश्चन में, और बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो। देखिए अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, आप खुद ही कहेंगे ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लेंथ बढ़ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन कठिन हो गया, यही तो आपको दिमाग लगाना है। सी
एस्ट्रिक डी माइनस ई, और देखो ये है एस्ट्रिक एफ जी। देखिए एक सिंपल सी बात है, एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये, तो एक ब्रैकेट आप अपनी मर्जी से लगा लो, उसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि पहले आपको इस ब्रैकेट को, फिर इस ब्रैकेट को, और देन इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इसको क्या लिखोगे आप, ये ऐसे सोचिएगा कि ये लिखा है एक्स एस्ट्रिक वाई एस्ट्रिक जेड, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये तो हो गया ए बी प्लस, फिर ये क्या हो जाएगा, देखो पहले इसको सॉल्व करोगे फिर इसको सॉल्व करोगे, लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व करना है, हाईएस्ट टू लोएस्ट, तो ये हो जाएगा सी डी एस्ट्रिक, और ई माइनस हो जाएगा, ये सॉल्व हो गया। अब क्या सॉल्व करना है, एफ जी को सॉल्व करना है, तो पोस्ट फिक्स ही बताना है, तो ये हो गया एफ जी, ये हो गया, और फिर एक्स वाई को हमने मल्टीप्लाई किया लेफ्ट टू राइट, तो ये वाला सिंबल, और इस पूरे को देखो, थोड़ा आप ध्यान दो, अगर हम ऐसे कर देंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, पैरेंथेसिस लगा देंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, जो इसका रिजल्ट आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन ए दिया था वो बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सभी का गलत है बहुत इजी, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया तो गलत होने के चांसेस बिल्कुल बनते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन ही आपको चकमा दे जाएंगे। ध्यान रखें, जहां क्वेश्चन की लेंथ बड़ी आपका ध्यान भटका के, अरे बहुत कठिन सवाल है, बहुत कठिन सवाल है, लेकिन आप थोड़ा पैरेंथेसिस को अगर बना लेंगे, अपने हिसाब से दिमाग लगा लेंगे, तो बहुत इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। समझ में आया अभी, कोई दिक्कत तो नहीं। अरे भैया अभी भी सी मत लिख रहे हो, बी लिख रहे हो, बी सी क्यों लिख रहे हो जब आंसर ए है तो, मेरे बताने के बाद भी आप बी और सी लिख रहे हो, ऑप्शन ए करेक्ट है। समझ नहीं आया क्या, कुछ नहीं करना है आपको, ये दिया गया है, इसको सॉल्व करिए, फिर इसको सॉल्व करिए, और इसमें पैरेंथेसिस लगा लीजिएगा, इसमें तीनों को सॉल्व कर लीजिएगा, फिर इसमें अलग से पैरेंथेसिस जोड़ लीजिएगा, तो आपको समझ में जाएगा कि किस तरह से वैल्यूएशन हो रहा है। अरे एफ वाई जी में ब्रैकेट नहीं है तो सॉल्व करोगे ना, ब्रैकेट लगा के सॉल्व कर लो, उसमें क्या दिक्कत है, कुछ दिमाग तो आपको खुद भी लगाना पड़ेगा। आपको अगर ये दिया गया है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ए प्लस बी एस्ट्रिक सी, समझना मेरी बात को, अगर ये लिखा हुआ है, अब इस कंडीशन में क्या आप इवेल्युएट पहले करोगे, तो आपको बी एस्ट्रिक सी पहले इवेल्युएट करना है, देन आपको ए इवेल्युएट करना है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में पहले से ब्रैकेट दे दिया जाएगा, तो आप फिर ए प्लस बी को पहले इवेल्युएट करोगे, देन एस्ट्रिक सी को इवेल्युएट करोगे, क्योंकि इस कंडीशन में आपके दो क्या निकल के आ रहे हैं, बोलो, क्या निकल के आ रहे हैं, दो आउटपुट निकल के आ रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर जो डिजायर्ड आउटपुट आपको चाहिए उसके करस्पॉन्डिंग उस ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी और एसोसिएटिविटी का ध्यान रखना पड़ेगा, तब आप मन से ब्रैकेट नहीं लगा सकते, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। यहां पर हम लगा सकते हैं, हम नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, समझने के लिए हमने आपको समझाया, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे वैल्यूएशन हो रहा है एग्जैक्टली। समझ में आ रही बात, चलो आगे मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे भाई हम खुद से नहीं लगा सकते, मत लगाइए आप, अपना दिमाग लगाइए आप, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बताइए इसका आंसर जल्दी।
क्या आंसर होगा? देखिए ये लिखा हुआ है ए बी सी प्लस माइनस डी एस्ट्रिक। अब देखो बी सी को बीच में बी सी और प्लस ऑपरेटर आया, ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, ध्यान रखना है। यहां पर आपको क्या करना है, ये हो गया बी प्लस सी, ठीक है। प्लस के बाद माइनस ऑपरेटर किसके साथ में है, डी के साथ में है, तो ये हो गया डी माइनस, नहीं किसके साथ में है बोलो, ए के साथ में है, माइनस इसके नियरेस्ट है, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट लगा देंगे और एस्ट्रिक्ट डी कर देंगे। देखिए सिंपल, ए ऑप्शन। चलो मूव करेंगे अगला क्वेश्चन। द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन कंटेन्स बैलेंस पैरेंथेसिस। तो ऑब्वियसली बात है, तो बहुत इजी है, फिर से वही सवाल आ गया। स्टैक थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट हो गया है। व्हाट इज द पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी पोस्टफिक्स फॉर्म होगी जो आपको प्रीफिक्स फॉर्म में दी गई है। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जल्दी करिए फटाफट। यस बोलिए। ये क्वेश्चन है एस्ट्रिक प्लस ए बी माइनस सी डी, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस सी डी माइनस और आखिरी में इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये कैसे हो रहा होगा, ए प्लस बी सी माइनस डी और उन दोनों के बीच में एस्ट्रिक सिंबल, ये इनफिक्स होगा उसका, ठीक है। ये पोस्ट फिक्स हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया और ये इनफिक्स हो गया, ठीक। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जरा पढ़िए फिर आंसर दीजिए। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बस थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दिया होगा जिस लोग जिनने, वो अब इस एक्सप्लेनेशन के बाद में समझ पाएंगे कि बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ओके, चलिए देखते हैं। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में करना क्या है, जो जो आपसे कहता जा रहा है वैसा करते जाएं। पुश करना है आपको 1 और पुश करना है 2, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, पॉप करना है, ठीक है। तो पुश किया और क्या कर दिया, पॉप कर दिया। यहां पर हमने पॉप किया, किसको किया, 2 को किया। तो जो जो आप पॉप करते जाओगे वही आपको सीक्वेंस बताना रहेगा। प्रिंटिंग क्या होती है, पॉप से होती है। 2 हो गया। देन आपसे फिर कहा गया है कि पुश 1 पुश 2, तो हमने क्या किया, देखिए 1 था हमारे पास में, पुश 1 एंड पुश 2 अगेन। एंड आपको फिर क्या करना है, क्या करना है, पॉप। तो मैंने पॉप क्या किया, 2 को किया, तो यहां पे 2 आ गया। फिर अगेन आपसे पॉप कहा गया, क्या कहा गया, पॉप कहा गया। तो हमने फिर से पॉप किया, तो पॉप 1।
फिर अगेन हमसे कहा गया कि पॉप करिए, तो हमने फिर से पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया और 1 आ गया। अब अगली बार हमसे कहा गया है 3 बार पॉप करने के बाद पुश 2, फिर से पुश किया हमने और ये पुश कर दिया 2, एंड अगले स्टेप में हमसे फिर कहा गया कि पॉप कर दिए, तो हमने फिर से पॉप किया, तो ये आ गया बेटा 2,112। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। चलिए, इसका आंसर टेस्ट में गलत दिया गया होगा, इसका आंसर शायद सी दिया था, पर सी नहीं होगा, इसका आंसर जो है वो ए होगा, ठीक। लास्ट क्वेश्चन, स्टैक इज यूजफुल फॉर इंप्लीमेंटिंग, सही सीक्वेंस है 22112, ऑप्शन ए। और अगर इसका आंसर टेस्ट में सी दिया था तो बिल्कुल गलत दिया गया था, आप इसको करेक्ट कर लें, इसका आंसर जो है वो ए सही है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है स्टैक इज यूजफुल फॉर इंप्लीमेंटिंग। देखिए, रिकर्सन में होता है और डेप्थ फर्स्ट सर्च में होता है, विड्थ फर्स्ट सर्च नहीं होता है, इसमें क्यू यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑप्शन ए एंड सी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ओके। चलिए, ये आपके पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आगे की जब हम क्लास करेंगे तो उसमें हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, लेकिन कल आपकी कंप्यूटर मेमोरी के नाम से क्लास होगी, डिजिटल फंडामेंटल में। किसमें, पहले बता दें आपको, डिजिटल फंडामेंटल, कल क्लास आपकी होगी, थर्सडे है ना कल, इसमें क्लास होगी आपकी कंप्यूटर मेमोरी के नाम से, ये टॉपिक के नाम से ही आपको क्लास मिलेगी, ठीक है। ये क्लास निमसेट, महाराष्ट्र सीटी और एज वेल एज सीयूईटी दोनों का कॉमन टॉपिक है। इसके पहले मैंने एक प्रीवियस क्लास ली थी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ली थी, जो कि टॉपिक के नाम से ही थी, तो वो पिछले हफ्ते आपको मिली होगी। इस हफ्ते की क्लास है कंप्यूटर मेमोरी, जो कि आपको अटेंड करनी है, ठीक है, क्लियर। और मैं आपको बता दूं अभी कि थर्सडे और फ्राइडे आपके 2 टेस्ट होंगे, तो दोनों टेस्ट किसके होंगे, देखिए मैं बता देता हूं, थर्सडे, एक थर्सडे होगा, एक फ्राइडे होगा, जो कि टेस्ट का नाम होगा कंप्यूटर मेमोरी 1, कंप्यूटर मेमोरी 01, एंड दूसरे टेस्ट का नाम होगा कंप्यूटर मेमोरी 02। तो ये जो दोनों क्वेश्चन पेपर होंगे, ये दोनों क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, 20-20 मिनट का टाइम होगा, 20 या 25 क्वेश्चन इस पेपर में होंगे। आपको ये दोनों पेपर देने हैं, पहले देना हो तो आप पहले भी दे सकते हो, मेरी क्लास के बाद देना है तो मेरी क्लास के बाद भी दे सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों ने अगर कंप्यूटर मेमोरी बिल्कुल भी बेसिक से नहीं पढ़ा होगा तो वो ऑब्वियसली मेरी पहले क्लास अटेंड करें, देन उस पेपर को दें। पढ़ने के बाद आप जब पेपर देते हैं तो बहुत ज्यादा आपको यूजफुल लगता है और आपको समझ में भी आता है कि अच्छा, हमने जो पढ़ा है उसको हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं एग्जैक्टली। पर अगर जिनका पढ़ा हुआ है वो पहले भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये टेस्ट पेपर हम ओपन करा देंगे, आप कभी भी किसी भी समय पर दे सकते हैं, लेकिन ये थर्सडे को ओपन होगा, एक दूसरा फ्राइडे को ओपन होगा, ठीक है। ये दोनों पेपर आपको देने हैं, इन दोनों पेपर का एनालिसिस हम आपको सैटरडे की क्लास में देंगे, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी 1 इनकी एनालिसिस क्लास मैं आपको बता देता हूं, इसकी एनालिसिस क्लास सैटरडे में होगी। कब होगी, सैटरडे में होगी, ठीक है। दोनों की कंबाइंड क्लास होगी, दोनों पेपर की एनालिसिस क्लास कंबाइंड होगी, जो कि सैटरडे में होगी, कंप्यूटर मेमोरी पेपर एनालिसिस के नाम से होगी, ठीक है। इस क्लास का नाम भी होगा, क्या होगा, कंप्यूटर मेमोरी पेपर एनालिसिस, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, आपको पेपर भी देना है और आपको क्लास भी अटेंड करनी है और साथ साथ इन पेपर्स के एनालिसिस भी देखने होंगे, ठीक है।
तो ये इस हफ्ते का हमारा पूरा टारगेट रहेगा। नहीं बेटा, के मैप का आपका, ओके थैंक यू आदर्श, दिखा देंगे अभी फोर्थ क्वेश्चन वाली जो स्लाइड थी वो भी दिखा देंगे। और के मैप का एक टेस्ट नहीं है, के मैप के दो टेस्ट हैं बेटा, दोनों टेस्ट हैं। आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, नहीं तो मुझे आप मैसेज करिए। मोनू आपने जो मैसेज किया है आप मुझे मैसेज करिए, या फिर हमारी टेक्निकल टीम से आप पूछ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये जो है के मैप की क्लास होगी, मैं आपको 1 मिनट बता देता हूँ किस फोल्डर में होगी। ठीक है, अच्छा आप कौन से बैच में हो, एक बार आप मुझे मैसेज कर देना। हो सकता है कि अगर कोई बैच रह गया हो तो हम एक बार चेक करवा लेंगे अपनी टेक्निकल टीम से, आप उसको दे लेना। ठीक है, चलो वेरी गुड, अगर आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, जितने अभी तक पढ़ाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब अगली जब क्लास होगी तो हम आगे की चीज में पढ़ेंगे, है ना। हाँ, कंप्यूटर मेमोरी की क्लास थर्सडे फ्राइडे, कंप्यूटर थ्योरी, कंप्यूटर के जो पेपर्स होंगे वो थर्सडे फ्राइडे होंगे, 20-20 मिनट के होंगे। ठीक है, और ये जो क्लास है कंप्यूटर मेमोरी की वो सीयूईटी में भी बहुत यूजफुल है। ठीक है, ध्यान रखें। और इन दोनों टेस्ट का हम एनालिसिस देंगे आपको सैटरडे को। थर्सडे को आपकी कंप्यूटर मेमोरी की क्लास होगी, यानी कल आपकी कंप्यूटर मेमोरी की थ्योरी क्लास होगी, जो कल की क्लास में फिनिश हो जाएगा टॉपिक। फ्राइडे को हम कोई नया टॉपिक करेंगे सीयूटी में, तो वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, ओके, चलिए, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कल फिर मिलेंगे हम लोग कंप्यूटर मेमोरी की क्लास में। ओके, हाँ किसी ने बोला था फोर्थ नंबर की क्वेश्चन, कौन सा देखना है? फोर्थ नंबर ये वाला, एक बार देख लीजिएगा फोर्थ नंबर में क्या दिक्कत था। सीयूईटी का टेस्ट बेटा कल कंप्यूटर मेमोरी को मिले, कंप्यूटर मेमोरी का मिलेगा आपको। कंप्यूटर मेमोरी 1 के नाम से आपको टेस्ट मिलेगा, इसी नाम से आपको क्लास मिलेगी, इसी नाम से आपको टेस्ट मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये डिजिटल फंडामेंटल का टॉपिक है, कंप्यूटर मेमोरी। ओके, हर्षित आप देख लीजिए, मैंने फोर्थ क्वेश्चन ओपन कर दिया है, एक बार देख लें आप। अच्छा, अगेन समझाना है। देखो मैंने इसमें क्या किया है, देखो सिंपल सी बात समझना है इस क्वेश्चन में, कि आपके पास में ये दिखा है a+b एस्ट्रिक c एस्ट्रिक b माइनस e, और f देखिए मल्टीप्लाई है f y g। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखो ये लिखा है, मान लेते हैं कि ये लिखा है x, ये लिखा है y, और ये वाली बात लिखी है z। ठीक, समझ में आ गई बात? तीनों मल्टीप्लाई वाले साइन है, सेम एसोसिएटिविटी। कैसे इवेल्युएट करेंगे? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, इसको इवेल्युएट कर लें। जब हम इसको इवेल्युएट कर लें, अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपको, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मान लेते हैं हम, ये लिखा है आर, और ये एस्ट्रिक है एस। आर और एस को हमें इवेल्युएट करना रहेगा लास्ट में। ठीक है, जाओ चाहो तो आप ऐसे बना लो, नहीं तो आप ऐसे बना लेना, आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा ए बी प्लस। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा सी डी एस्ट्रिक और ई माइनस, इसमें कोई दिक्कत? और आपको एफ जी ये करना है, एफ जी एस्ट्रिक। क्लियर? अब देखो बेटा सिंपल सी बात है, इसको ऐसे समझिए कि ये लिखा है
आर पूरा, और ये लिखा है एस। आप मल्टीप्लाई कर रहे हो आर एस्ट्रिक एस के साथ में। अब लेकिन आर को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो आर को सॉल्व कैसे करोगे? इन दोनों के बीच में जो एस्ट्रिक साइन है वो आप यहां लगा दोगे, और एक एस्ट्रिक साइन और है जो आर और एस का हो रहा है। सिंपल। आप चाहो तो ब्रेसेस दिमाग में रख के करो, और चाहे तो आप इस तरीके से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, समझ में आ गई बात? अभी क्लियर? तो आगे बढ़े। चलो ठीक है, तो बाय बाय, और अब हम लोग कल मिलेंगे। ओके, थैंक यू।